नमस्कार प्रिय टेक्निकल के स्टूडेंट्स और कंपटीशन की तैयारी कर रहे अन्य नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में अभिनंदन करता हूं और कल की वीडियो में आपने डीसी थ्योरी पर परिपथों के बारे में देखा था। वीडियो का समापन करने से पहले मैंने एक बात कही थी कि मानव आघात का कारण जो है वो क्षरण परपथ होता है। लीकेज सर्किट होता है। और इस बात का एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि लघु पथित परिपथ भी आघात का कारण बन सकता है, यानी शॉर्ट सर्किट। लेकिन किसी भी इंस्ट्रक्टर ने या किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज वालों ने आपको अगर शॉर्ट सर्किट बताया है तो वो बिल्कुल गलत बताया है। अब मैं आप इस बात की पुष्टि कर देता हूँ कि मैंने लघु पथित की परिभाषा विशेषता, हर परिपथ की विशेषता अपन ने वोल्टता, प्रतिरोध और धारा के आधार पर दी और मैंने बंद परिपथ को ही उपयोगी परिपथ, यूजफुल परिपथ बताया, सर्किट बताया। तो अब मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि जब लघु पथन होता है तो वोल्टेज का मान उस स्थान पर शून्य हो जाता है। इस बात को आप कहीं भी परिभाषा या विशेषता के रूप में देख सकते हो। और रेजिस्टेंस का मान, संपूर्ण परिपथ का मान जो है, प्रतिरोध का मान 1/6 भाग रह जाता है, जिसे मैंने नगण्य कहा था। और धारा का मान मैंने अनंत कहा था। अनंत यूं कहा था कि इस जगह पर धारा प्रवाह सबसे उच्च पाया जाता है। अब देखिए, विद्युत आघात, इलेक्ट्रिक शॉक, उघात, इसकी गंभीरता, जो नुकसान की जो है मानव को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो कारक दो ही है। और उनमें सबसे पहला कारक आप किसी भी डीजीटी द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी निम्न की पुस्तक में देख लीजिए कि विद्युत आघात की गंभीरता दो बातों पर निर्भर करती है। एक वोल्टता का स्तर और दूसरा संपर्क समय की अवधि।
अवधि, यानी हम किस स्तर के वोल्टता से संपर्क में आए और कितने समय तक संपर्क में रहे, ये डिपेंडेशन जो है इलेक्ट्रिक शॉक की होती है। तो यहां आप देखिए कि वोल्टता 0, यानी पहला कारक तो खत्म। दूसरा संपर्क समय की अवधि, तो उस जगह जहां शॉर्ट सर्किट होगा वहां युक्ति हो चाहे वायर हो, जब शॉर्ट सर्किट होंगे तो उस जगह आर्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसके कारण रोधन पदार्थ जो भी है, इंसुलेशन जो है, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वहाँ से करंट लीक होती है और युक्ति प्रचालित होना बंद कर देती है। तो लीक नहीं होगी तो आपकी को क्षति नहीं पहुँचेगी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि ये 2 पंखे हैं मान लीजिए आपके कमरे में, और वो दोनों प्रचालित हो रहे हैं और एक पंखे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या आपको पूरे पर्पस में करंट आने लग जाता है, या दूसरा पंखा, हाँ दूसरे पंखे तक शॉर्ट सर्किट पहुंच सकता है, क्या उसके प्रचालन पर तुरंत प्रभाव पड़ जाता है? तो केवल प्रभाव उस पंखे पर ही रहता है और वहां जब तक इंसुलेशन हट नहीं जाता तब तक विद्युत झटका नहीं लगता। तो इस बात पर आप विचार कीजिएगा, और जिन्होंने आपको ये चीज कही है कि लघु पथित परिपथ ही जो है इलेक्ट्रिक शॉक का कारण होता है, क्षरण नहीं होता, उन्हें मैं गलत नहीं बता रहा, लेकिन लघु पतित परपथ में जब तक क्षरण नहीं होगा इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपसे। तो अब मैं परिपथ आपको बता रहा था, इसलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सर्किट, और सर्किट में भी आपने उपयोगी सर्किट देखा बंद, और उसके भी 4 उप परिपथ देखे आपने, एक रेखिक लाइनर, एक अरेखिक बाइलेटरल, एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल, और एक आपने देखा कि जो है आपका 2 वे सर्किट यानी 2 तरफा परिपथ। इन पर विचार करने के लिए मैंने आपसे कहा था, तो आज पुनः आप उस पर विचार करिएगा, क्योंकि आज मुझे डीसी थ्योरी का थोड़ा सा आपको पूरा नॉलेज कराना है, और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे आपको आगे और क्या समस्या है। सुझाव देते रहें, चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपको मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली तरीके से, दोनों तरीके से ज्ञान मिलेगा। तो देखिए, अब आपने एक तो देखा था ओम का नियम, जिसका मानक सूत्र था I बराबर V/R। एक आप जो है देखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने जब परिपथ बन गया, ओम का नियम सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया,
उसके बाद अपने दो नियम सर्किटों के लिए लागू किए, जिनको किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मैंने कहा था वोल्टता और धारा को कंज्यूम करता है तो वो है लोड। और लोड आपने 3 प्रकार के सुने हैं कि प्रतिरोधी भार, रेजिस्टिव लोड, दूसरा आपने प्रेरकीय भार, इंडक्टिव लोड, तीसरा आपने धारतीय भार, कैपेसिटिव लोड। अब डीसी में आप जिस लोड को सबसे ज़्यादा देखते हैं वो लोड होता है प्रतिरोधी लोड। हालांकि डीसी परपथ में कैपेसिटर भी काम में लाए जाते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो वहाँ इंडक्टरों को भी जो है लगा हुआ देखेंगे और कैपेसिटरों को भी लगा हुआ देखेंगे। हाँ, इंडक्टर का एसी में क्या कार्य है या डीसी में क्या कार्य है वो आप विस्तृत एसी थ्योरी में पढ़ोगे। और कैपेसिटिव लोड का क्या कार्य है, कैपेसिटर का वास्तविक कार्य क्या है, वो सारी चीज़ें आप कैपेसिटर नामक चैप्टर में देखोगे। तो इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब आप समझ गए कि लोड जो है वो हमें डीसी में प्रतिरोधी मिलेगा और इस प्रतिरोधी भार में डीसी प्रतिरोध होगा और प्रतिरोधों के आपने संयोजन सुने हैं। तो इन संयोजनों पर आने से पहले मैं आपको किरचॉफ के दोनों नियमों को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं और उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात जैसे ओम के नियम में आई थी कि ओम का नियम लागू किया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था एसी और डीसी दोनों पर। और इस संदर्भ में ये भी कहा था कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंटों के ये भ्रांति होती है कि डीसी पर ही लागू होता है। तो उस भ्रांति को आप बिल्कुल दूर कर दें, क्योंकि किरचॉफ का नियम भी एसी और डीसी दोनों पर लागू किया जा सकता है। किरचॉफ ने धारा और वोल्टता के नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रथम नियम धारा नियम, बिंदु नियम, संधि नियम और नोड नियम, इन 4 के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न तो आपका हुआ कि किरचॉफ का नियम लागू किया जा सकता है एसी डीसी दोनों परपथों पर। दूसरा प्रश्न बना आपका कि धारा के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो
प्रथम नियम को हम धारा के नियम से जानते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं, बिंदु नियम यानी कि पॉइंट लॉ भी कहते हैं, संधि नियम यानी कि जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और नोड नियम भी कहते हैं, नोड लॉ भी कहते हैं। अब देखिए प्रथम नियम में उन्होंने क्या कहा, धारा के नियम में उन्होंने क्या कहा कि धारकों का मतलब समझना आप, ये निम्न में आपका वर्ड आता है धारकों के, यानी धारा लाने ले जाने वाले चालक, धारकों के प्रत्येक संधि तल पर जहां कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो आपस में मिलते हैं, जंक्शन होता है, तो उस जगह आने वाली धारा, जैसे कि इसमें इस जंक्शन पर I1 और I2 दो शाखाओं से आपकी करंट आकर के और जंक्शन पॉइंट पर मिलती है, और यहां से इसको कई शाखाओं में वितरित कर दिया जाता है। I3, I4, I5। तो उन्होंने कहा कि धारकों के प्रत्येक संधि तल पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। लेकिन बाद में आप एक चीज और पढ़ते हैं इस नियम के एक ही लाइन के अंतर्गत कि धारकों के प्रत्येक संधि तल पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, बीजगणितीय योग को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा आप ये देख लें, पहले जो अपन का उनका कथन था कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। अब आप इसे पक्षांतरण करेंगे तो ये तो आपकी करंट थी पहली I1 प्लस I2, ये पॉजिटिव थी। अब इधर ये जो करंट आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि I3 प्लस I4 प्लस I5 का जो योग है उसको यदि हम माइनस करेंगे तो उसका मान शून्य आएगा। और किसी भी चीज का धनात्मक और ऋणात्मक योग उसका बीजगणितीय योग कहलाता है। और इस प्रकार हम लिख देते हैं कि सिग्मा I बराबर 0। अब देखिए आपको इस नियम से संबंधित कुछ बातें और भी दी जाती हैं। वो प्रश्न कैसे पुटअप आपको करते हैं कि किरचॉफ के धारा नियम का मानक फार्मूला कौन सा है। अब लड़के ने या आपने केवल ये देखा कि I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0 या सिग्मा I बराबर 0, लेकिन उनके नियम से I बराबर क्या होता है, B/R, ये होता है। तो हम इसी रूप में इसे लिखें कि B/R1, अगर I1 करंट चालक का प्रतिरोध R1 है, B/वोल्टता आपकी स्थिर है और प्रतिरोध आपका परिवर्तित है ले जाने वाला, तो माइनस B/R3 प्लस B/R4 प्लस B/R5 बराबर 0। अब देखिए इसका पक्षांतरण करें, या इनमें से सब में से एक काम कर लें आप कि B आपका
कांस्टेंट आ रहा है, नियतांक आ रहा है, तो आपको यहाँ मिलेगा, ये प्रतिरोध के नियम में लेंगे, सॉरी। अब आपका मानक सूत्र क्या बन गया, तो इसको हम सिग्मा और लगा दें तो ये हो जाएगा B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3 प्लस B/R4 प्लस B/R5 बराबर 0। तो ये मानक सूत्र जो है आपका धारा का नियम बन गया। अब देखिए कि अगला प्रश्न उसने 2011 में किस तरीके से किया। तो मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूं जो वायरिंग में आपको देखने को मिलेगा। एक कंड्यूट पाइप में समान विद्युत रोधन वाली दो केबल जिनकी लंबाई समान और समान विद्युत रोधन है, समान अनुप्रस्थ काट की है, उनको एक गुच्छे में यानी कि मरोड़ करके और कंड्यूट पाइप में तारबद्ध कर दिया गया, जिसकी वितरण शाखाएं अनेक हो सकती हैं। यानी जिस जगह संगम बना उस जगह से करंट कितने भी जगह ले जाई जा सकती है। तो इसकी धाराधारिता किस नियम द्वारा ज्ञात करोगे? अगर नियम शब्द आता है तो फिर किरचॉफ का धारा नियम लगाना पड़ेगा आपको। और अगर केवल यूं कह दे कि धारा धारिता, प्रत्येक केबल की धारा धारिता का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो कई स्टूडेंटों के दिमाग में आ रहा होगा एमीटर लगा देंगे प्रत्येक केबल पर और वो करंट आ जाएगी। लेकिन कल मैंने आपको एक गुणक और बताया था, वो बनता था बंद धारा अति बचावन गुणक, जिसका मान 1.23 आपको बताया था, जिसे टर्मिनेशन फैक्टर का नाम दिया था। और बंद धारा यानी बंद सर्किट में जब धारा चलती है तो उसके उच्च या निम्न होने के कारण परिपथ को क्षति ना पहुंचे, इसलिए वो सहन कर सके, इसलिए उसकी जितनी करंट उसमें से गुजरेगी उसका 1.23 गुना हम केबल लाते हैं। तो इस एमीटर से पाठ्यांक पढ़ लिया, उसके बाद भी आपको जो है 1.23 से गुना करने के बाद ही धारा धारिता प्रत्येक केबल की ज्ञात हो पाएगी। अब देखिए, मैंने परपथों को दो प्रकार का आपको बताया, विभाजित किया पहले विद्युत परपथों को कि पंखा और प्रकाश परपथ। पंखा और प्रकाश परपथ, हर परपथ पर आपको ये दोनों परपथों की स्पष्ट नेम प्लेट मिलेगी सर्किट पर कि वो पंखा यानी लाइट, पंखा और प्रकाश परपथ यानी फैन एंड लाइट सर्किट है या शक्ति सर्किट है, यानी शक्ति परपथ है। अब आपको ये एक क्वेश्चन आया कि लैंपों
एक साथ जो है एक विद्युत परिपथ में कितने लोड के कितने भाग को, कितने प्रतिशत को जो है चालू किया जाना चाहिए। तो आपको ऑप्शंस दे दिए गए थे परसेंटेज के आधार पर, और ये परसेंटेज कितनी है, 66%। और वैसे देखोगे तो 66.66 होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में 66% दिया गया था। अब आपका जो 33.33% है जो बंद नहीं किया जाएगा, एक साथ ऑन नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी, उसकी कैलकुलेशन के लिए भी हमें एक गुणक की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उस गुणक को कहते हैं हम रुक्ष गुणक। क्या कहते हैं, रुक्ष गुणक। रुक्ष का मतलब होता है रफ। फैक्टर, इसे कभी कभी नॉर्मलाइज फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम वायरिंग में करेंगे। इसका मैं केवल आपको यहाँ मूल्य बता रहा हूँ कि वो 0.81 होता है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये 66% जो है कैसे आया, तो 0.81 बटे 1.23 इंटू 100 करके देखना, आपको 66% मिलेगा। तो आगे हम इसकी खुल करके और बिल्कुल जो है समझाएंगे अगले वायरिंग वाले चैप्टर में। तो आपने देख लिया कि डीसी परिपथ के लिए वायरिंग की भी ज़रूरत है, तो वायरिंग चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, उसके लिए पढ़ना। अब देखिए, मैं कह रहा था कि प्रतिरोधी भार डीसी में होता है, तो प्रतिरोधों के संयोजन, फिर मैंने उससे प्रतिरोधों के संयोजन से पहले कि आपको किरचॉफ का धारा नियम बता दिया, और अब मैं आपको बता रहा हूं किरचॉफ का वोल्ट का नियम। ये अन्य नाम से भी जाना जाता है मेश या लंगर नियम, जिसकी अगर आप कमेंट्स के आधार पर पूरी मैश क्या होता है, लंगर क्या होता है, इसकी व्याख्या यदि आप क्लियर करना चाहेंगे तो आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना। तो उन्होंने कई किताबों में ये दे रखा है किरचॉफ का द्वितीय नियम कि किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित वोल्टता और यानी अप्लाइड वोल्टेज और उस परिपथ में हुए वोल्टता पतन यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का योगफल बराबर होता है या बीजगणितीय योग 0 होता है। तो अगर हम एक सर्किट देखें, आप ये आरोपित वोल्टता है आपकी भी, और ये आपके यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 हुआ, यहाँ पर V2 हुआ, तो इस नियम के अनुसार आप जो कहोगे V बराबर V1 प्लस V2। अब इसको इधर लाओगे तो आप कह दोगे माइनस V माइनस V1 प्लस V2 बराबर 0। अब फिर ये सिग्मा बीजगणितीय हो गया। अब इसका मानक सूत्र देखें तो B बराबर होता है IR। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको प्रतिरोध के जो संयोजन है उसमें तुलनात्मक प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू के आंकिक सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। कोई भी सर्किट बना करके दे दिया जाता है या आपको वैसे अंकों के आधार पर पूछ लिया जाता है। अब देखें हम किरचॉफ के वोल्टता नियम या मेश नियम का मानक सूत्र क्या हो गया, सिग्मा
आई, अब देखिए करंट स्थिर है तो IR1 माइनस IR2 प्लस IR3 बराबर 0। ये मानक सूत्र हो गया। अब ये जो धारा नियम है वो किस परपथ के लिए लागू हुआ, तो किरचॉफ ने कहा कि धारा नियम समांतर परपथों में लागू होता है, यानी धारा नियम को केवल समांतर परपथों में ही लागू किया जा सकता है। तो इतना तो आप श्रेणी और समांतर की विशेषता जानते ही हैं कि धारा का श्रेणी क्रम में अगर कहें तो धारा का रास्ता एक होता है, इसलिए धारा का मान एक समान है। और फिर दूसरी आपको जो विशेषता बताई जाती है कि श्रेणी क्रम में वोल्टता विभाजित होती है, यानी वोल्टता पतन होते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम में ही वोल्टता पतन हो रहे हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में अगर किरचॉफ का कोई नियम लागू होता है तो वो है किरचॉफ का वोल्टता नियम, क्योंकि विभाजन तो वोल्टता का किरचॉफ के द्वितीय नियम में ही होता है और धारा का विभाजन जो है प्रथम नियम में होता है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने किरचॉफ ने श्रेणी और समांतर परिपथों को ध्यान में रखते हुए धारा और वोल्टता की वैल्यू की गणना करने का ये नियम प्रतिपादित किया। तो आपने किरचॉफ के वोल्टता नियम देख लिए। अब देखिए, मैं श्रेणी परपथ की बात कर रहा था, तो धारा के पथ एक, समांतर में अगर धारा के पथ आपसे पूछता है, रास्ते पूछता है, तो आप अनेक कहते हैं या अनंत। अनेक शब्द आपको कम मिलेगा, अनंत ज़्यादा मिलेगा। तो पहली विशेषता तो इन दोनों परपथों की आपस में अंतर हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है आप में से कोई स्टूडेंट कि श्रेणी क्रम को परिभाषित कैसे करें? देखिए, ये आपके पास दो रेजिस्टेंस है, और पहला सिरा बिगिनिंग, अंतिम सिरा एंड। इंग्लिश में कहोगे आप, पहला सिरा बिगिनिंग, अंतिम सिरा एंड। तो अगर बिगिनिंग को एंड से जोड़ दिया जाए तो क्रम कौन सा बन जाएगा? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम को ऐसे ही परिभाषित किया गया निम्न में कि अंत से प्रारंभ अगर संयोजन किया गया है तो वो चालक या वो प्रतिरोध या वो युक्तियां या वो बाइंडिंग की कॉइल, कुंडल श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे। और यदि आपने इन्हीं दो रेजिस्टेंसों को देखिए यहां पर कि ये इसका बिगिनिंग, इसका भी ये बिगिनिंग, और ये इसका एंड और ये इसका एंड, अगर अंत से अंत मिला दिया और प्रारंभ से प्रारंभ मिला दिया तो आपके जो है कौन सा क्रम आपके सामने परिपथ का आ जाएगा? समांतर क्रम, पैरेलल सर्किट। तो अब युक्तियां या प्रतिरोधों को इन दो तरीकों से तो निश्चित रूप से ही संयोजन किया जाता है, या तो युक्तियां श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर में जोड़ेंगे। लेकिन हमारे जो विद्युत परिपथ हैं उनमें श्रेणी और समांतर का भी मिला जुला रूप दिखता है, क्योंकि कहीं तक श्रेणी बन रहा है और फिर आगे जाकर के उसे समांतर बना दिया गया। तो इस प्रकार के क्रम को आप फिर तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं? मिश्रित क्रम, कंबाइंड, जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों ही सीरीज और पैरेलल
दोनों अगर जिस परपथ में हो उसे मिश्रित परपथ कहते हैं। यानी एक छोटा सा यहाँ पर चित्र देखिए कि एक रेजिस्टेंस ये है और फिर यहाँ से चेंज कर करके हमने दो रेजिस्टेंसों को इस तरीके से एक सर्किट शो कर दिया, तो इसमें श्रेणी क्रम भी बन रहा है, अंत प्रारंभ से भी मिल रहा है और अंत से अंत भी मिल रहा है और प्रारंभ से प्रारंभ भी मिल रहा है। तो ये जो मैंने फिगर बनाया वो मिश्रित है, कंबाइंड है। तो आपने क्या देखा कि असमान मान के हों या समान मान के हों। ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे। मैंने कहा है समान मान के प्रतिरोध या असमान मान के प्रतिरोध, क्योंकि आपके जैसे परपथ में वो युक्तियां अलग अलग जुड़ी हुई हैं, तो वो अन्य उनके अलग अलग प्रतिरोध हैं। कई ऐसी युक्तियां हैं और कई ऐसी युक्तियां भी प्रचालित हो रही हैं जिनके प्रतिरोध समान भी हैं, फिर भी उनको जोड़ा जा रहा है। तो असमान मान के या समान मान के कई प्रतिरोध अगर जोड़े जा सकते हैं तो वो तीन तरीके से ही जोड़े जा सकते हैं, वो सीरीज, पैरेलल और कंबाइंड। और अगर तीन समान मान के प्रतिरोध हैं तो उनको ये प्रश्न पूछा गया था कि तीन समान मान के प्रतिरोधों या भारों को या कुंडलों को कितने तरीके से संयोजन किया जा सकता है। तो एक हो गया आपका श्रेणी, एक हो गया आपका समांतर और एक हो गया आपका तारा यानी स्टार और एक हो गया आपका डेल्टा यानी त्रिकोण। अब डेल्टा और स्टार के बारे में आप 3 फेज में बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी इनको बताया जाना अत्यंत आवश्यक है। वैसे अगर आप इनकी परिभाषा सुनते हैं तो वो कैसे सुनते हैं 3 फेज में, और मैं यहाँ इनको कैसे समझा रहा हूँ आपको वो देखें। हाँ, तो मैंने अभी आपको संयोजन बताए थे तारा, त्रिकोण, श्रेणी और समांतर। अब थोड़ा सा मैं फोकस एक बार बोर्ड पर आपका करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण बोर्ड पर सही तरीके से फ्लैश नहीं आ पा रहा था। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको तारा और त्रिकोण, स्टार और डेल्टा, तीन हमारे समान मान के प्रतिरोध हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने 3 प्रतिरोध आपको बना दिए और समान मान के हैं। R वैल्यू इसकी है, R ही ओम इसकी है और R ही ओम इसकी है। ये इसका बिगिनिंग है, ये इसका भी बिगिनिंग है, ये इसका भी बिगिनिंग है, ये इसका भी एंड है, ये इसका भी एंड है और ये इसका भी एंड है। अब इसके प्रारंभिक सिरे इन प्रतिरोधों के हो गए और अंतिम सिरे ये हो गए। अपन सबसे पहले स्टार देखते हैं कि 3 समान मान के भार या प्रतिरोधों के अंतिम या प्रारंभिक, या तो आप अंतिम लेंगे या प्रारंभिक छोर। जैसे कि मैं प्रारंभिक छोर ले रहा हूं
तो तीनों छोरों को एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा, और शेष 3 को जब आपूर्ति प्रदान करोगे तो ऐसा भार प्रतिरोध या कुंडलों का संयोजन स्टार संयोजन के नाम से जाना जाता है, जिसे तारा संयोजन भी कहते हैं। अब स्टार बिंदु पर क्या है, करंट का मान कितना है, स्टार स्थिति में प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, ये सारी बातें हमारे न्यूमेरिकल्स और हमारे जो हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में हमें देखनी पड़ेंगी। तो अब मैं इसको देखिए डेल्टा बनाने जा रहा हूँ, और डेल्टा को कैसे परिभाषित किया जाता है कि किन्हीं 3 समान मान के प्रतिरोधों के तीन समान मान के प्रतिरोधों के सिरे में से प्रथम प्रतिरोध के अंत सिरे को दूसरे के प्रारंभ से, और दूसरे के अंत सिरे को तीसरे के प्रारंभ से, और तीसरे के अंत सिरे को पहले के प्रारंभ से यदि जोड़ दिया जाए और शेष 3 को सप्लाई दे दी जाए तो ऐसा संयोजन फिर आपका त्रिकोण या डेल्टा संयोजन कहलाता है। इस समय टोटल प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, इस पर आप आज विचार कीजिएगा। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि समान मान के यदि प्रतिरोध है और असमान मान के प्रतिरोध हैं तो उनकी कैलकुलेशंस टोटल प्रतिरोध की कैसे करेंगे। तो असमान मान के हैं और आपके श्रेणी भी है, समांतर भी है, या अलग अलग है। अगर श्रेणी है और अलग अलग मूल्य के प्रतिरोध हैं तो आप RT बराबर आपको बताया जाता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर समान मान के हैं, यानी हर प्रत्येक का प्रतिरोध का मूल्य समान है, तो उस स्थिति में आपका प्रतिरोध का R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कि ऐसे लगातार मान लें हम N प्रतिरोध हैं तो Rn प्रतिरोध है। अब देखिए यहां तो हम ऊपर असमान मान के में कैसे कहेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुलनात्मक यानी कि कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, और श्रेणी क्रम में से एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, और एक प्रतिरोध का जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोधक मान जो है बढ़ जाता है। लेकिन अब अगर समान मूल्य के हैं, उस श्रेणी में ही जुड़े हुए हैं और n प्रतिरोध हैं, तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा NR, यानी कि समान मान के RT टोटल जो है वो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा गया है तो NR होगा। जैसे आपसे मैं यूँ कह दूं कि ऐसा न्यूमेरिकल आया भी है कि 240 वोल्ट के स्रोत से 10 ओम वाले प्रतिरोध जोड़े गए, तो बताओ प्रतिरोधों की संख्या कितनी थी। तो प्रतिरोधों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आरोपित वोल्टता और प्रतिरोध का मूल्य यानी R बराबर B बटे प्रतिरोधों की संख्या।
n बराबर हो जाएगा आरोपित वोल्टता बटे प्रतिरोध का मूल्य। तो आरोपित वोल्टता 240 है और प्रतिरोध का मूल्य 10 है, इसलिए कितने प्रतिरोध उसमें जुड़े हुए हैं, संख्या उनकी कितनी है, 24। अगर यही प्रश्न यूं कह दिया जाए दूसरे तरीके से कि 10 ओम के 5 प्रतिरोध 250 वोल्ट के वोल्टता स्रोत से जोड़े गए, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता पतन कितना होगा। तो वोल्टता पतन ज्ञात करने के लिए फिर आपका सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, आरोपित वोल्टता बटे प्रतिरोध की संख्या, यानी 240 बटे 5, 5 चक्कू 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 48 वोल्ट का हर एक प्रतिरोध पर वोल्टता पतन होगा। अब देखिए, समान मान के प्रतिरोधों को अगर समान वोल्टता पतन कराते हैं तो ऐसी युक्ति को ओम ने श्रेणी वोल्टता विभाजक का नाम दिया, सीरीज वोल्टेज डिवाइडर। तो मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं और उस फिगर पर आपको जहां मैं वोल्टता पतन पूछूं, यानी फिगर जहां आपको क्वेश्चन मार्क लगाऊं, वहां आप वोल्टता पतन की वैल्यू ज्ञात करके बताना मुझे, और मैं समझूंगा कि आज मैं श्रेणी क्रम को सही ढंग से समझाने में सफल हुआ। तो ये आपके 3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और यहां ये 56 वोल्ट की वोल्टता से डीसी से जुड़े हुए हैं, और एक प्रतिरोध, ये बिंदु हो गए हमारे ए, बी, सी और डी। इनसे हम 3 टैपिंग निकाल लेते हैं, और एक टैपिंग को मान लीजिए आप फिगर में भू संपर्कित कर दिया गया, और प्रत्येक प्रतिरोध का मूल्य 8 ओम है। कितना है? 8 ओम। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, एक तो यहां पर BAB पर वोल्टेज का मान क्या होगा, दूसरा BC बराबर वोल्टेज का मान क्या होगा, और एक BD पर वोल्टेज का मान क्या होगा। इस पर विचार कीजिएगा, हल कीजिएगा। आपसे अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा जो दूसरा सुझाव था कमेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स का, वो ये था कि सर बोर्ड पर साफ जो है दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो को तो जैसे भी बन रही है आपको डाल रहा हूँ, लेकिन कल से आपको पूरी तरीके से वीडियो में आपको एक स्पष्ट जो है अक्षर दिखाई देगा, क्योंकि
अभी मैं, आप जानते हैं कि ऑनलाइन से जुड़े हुए मुझे 10 दिन भी नहीं हुए और मैं अपने इस ऑनलाइन सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लाइक कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा और आपको जो नंबर दिया जा रहा है उस पर सजेस्ट कीजिएगा कि टीचिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर आपको मेरी धीमी स्पीड लगती है तो आप 1.25 की स्पीड से देख लें वीडियो, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और आपके सजेशन कमेंट्स के आधार पर मैं और बेहतर आप तक मेरे एक्सपीरियंस को पहुंचाने के लिए तत्पर रहूँगा। और एक बार फिर मैं यहाँ वीडियो का समापन कर रहा हूँ। तो आपसे आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सजेस्ट करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।